हेलो एवरीवन, सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं कंचन कुमारी आज फिर आपको अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर राज्य और राष्ट्र की आय पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के बारे में कि यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय के कुछ आयाम, इट मींस कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो वन बाय वन हम डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप 11th-12th में जाएंगे और माइक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये टर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए बता दिया। प्रीवियस क्लास में हमने जो राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश की कुल आय। अब ये कुल आय को हम कैसे पता करते हैं? इसके अंदर दो तीन चीजें, यानी जब हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि राष्ट्रीय आय से मतलब क्या है, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल वस्तुओं और सेवाओं का, कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, वही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है या राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके अंदर इस डेफिनेशन में हमने इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का है किसी देश में कहाँ पे? घरेलू सीमा के भीतर। फिर सेकंड चीज मैंने डिस्कस करा था कि वित्तीय वर्ष क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि वित्तीय वर्ष यानी कि एक वर्ष जो कि हम लोग का क्या है, अप्रैल से मार्च तक होता है। और वस्तु और सेवा ये क्या होता है, इसमें भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था और थोड़ा बहुत मैं आगे और क्लास में आपको समझाने वाली हूँ, उसको भी डिस्कस किया था। और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था, अंतर किया था अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में। तो ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय के आयाम, इट मीन्स द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहले हमें ये, ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बट आपकी क्लास में सिर्फ 4 कंपोनेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP, इसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कि क्या कहते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और चौथी कंपोनेंट की हम बात करेंगे वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे सकल की जगह शुद्ध हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम शुद्ध कहेंगे, शुद्ध। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय। तो यानी कि इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि नेशनल इनकम के अंदर जो ये 4 कंपोनेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 4 आपको इस 10th क्लास में पढ़ना है। तो एक एक करके अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है और NDP क्या है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंपोनेंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, इट मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल का मतलब क्या होता है? टोटल। और टोटल को जब हम इंग्लिश में, जैसे कि टोटल को हम इकोनॉमिक्स के भाषा में जनरली जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ग्रॉस कहते हैं, है ना। तो सकल हो गया ग्रॉस यानी टोटल, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? GDP कहा। और जनरली आपको GDP शॉर्ट फॉर्म में
देखने को मिलेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां पे जीडीपी ही बोला जाता है, इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको थोड़ा बहुत हम समझें अगर, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम दिखाते हैं आपको। डेफिनेशन कहती है कि जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, इसको बहुत ध्यान से समझना है, भौगोलिक सीमा है ना, के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि अभी जो आपने नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन पढ़ी, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन पढ़ी, कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन से काफी सिमिलर है, ठीक है। यानी वो सारे टर्म्स जो हमने एक एक करके डिस्कस किए थे वो सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ उत्पाद क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये हमारा देश है ना, तो देश, हर एक देश की अपनी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, यानी एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे हमने कहा कि ये जो है ये हमारी भौगोलिक सीमा है, ठीक है। तो भौगोलिक सीमा का मतलब क्या हुआ, पूरा जो भारत का जो भौगोलिक सीमा है, ठीक है। अब इस सीमा के भीतर, और इसके अलावा आपने और भी पढ़ा होगा कि कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो भारत की सीमा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बॉम्बे हाई है वहां से तेल निकल रहा है तो वो समुद्र में, कोई उसका स्थलीय सीमा नहीं है, लेकिन वो कुछ नॉटिकल माइल्स जो कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के भीतर आता है, इसलिए क्या कहा जाता है, यहाँ तक भी, कुछ एरिया यहाँ तक भी जो है ये हमारी सीमा में काउंट होगा, ठीक है। तो कहा गया घरेलू सीमा के भीतर, यानी ये जो भारत की जो घरेलू सीमा है इसके भीतर 1 वर्ष, अभी मैंने आपको बताया कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, जो कि अप्रैल से शुरू होकर के मार्च में खत्म होता है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, मैंने आपको सेक्टर्स पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 3 सेक्टर्स में होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि जो तृतीयक सेक्टर होता है, जिसको कि हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, उसके अंदर सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी पूरे इकोनॉमी में क्या है, 3 सेक्टर्स, और तीनों में आइदर वस्तुएं प्रोड्यूस होंगी या फिर क्या होगा, सेवाएं प्रोड्यूस होंगी। तो घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन होगा, यानी जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, उस मात्रा को हम उसके क्या करेंगे, मूल्य में परिवर्तित करके उसको जोड़ देंगे, वही क्या होती है, इस देश की क्या होती है, जीडीपी कहलाती है। इसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि इसके अंदर हम किसकी इनकम को जोड़ेंगे, देश के लोगों की। पर देश कभी कभी, जैसे आप जानते हो कि भारत में क्या है, देश के लोग तो अर्न कर ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों से आके रखे हैं, जिसको हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कहते हैं, यानी जो घर के निवासी हैं, इसके अलावा जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आके कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ध्यान देने की बात है कि जीडीपी के अंदर हमको ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कोई इंडियन ही कमा रहा है हमारी घरेलू सीमा के भीतर, कोई जो है विदेशी भी अगर देश की सीमा के भीतर कमा रहा है तो उसके आय को भी हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इस हमारी जो भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, मोबाइल प्रोड्यूस हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन में कार, मोबाइल, एग्रीकल्चर, ये तीनों जो है ये गुड्स हैं, जबकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर और बैंकिंग ये क्या है, सर्विसेज हैं। तो इन जो भी देश के भीतर गुड्स सेवाएं प्रोड्यूस हो, लेकिन ध्यान देने की बात है ये प्रोडक्शन कौन कर रहा है, जो भी इस बाउंड्री के भीतर है, चाहे वो भारत के निवासी हो या कोई विदेशी निवासी हो, है ना, उनकी ही जो आय का जो कुल जोड़ है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। एक और चीज इसमें ध्यान देने की बात है, एक और डेफिनेशन में एक पॉइंट आया था, अंतिम वस्तुएं, कोई वस्तु नहीं बल्कि अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं होती क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर हम शर्ट को देखें तो शर्ट क्या है, उसको डायरेक्ट कोई पहन सकता है, यानी कि अब अगर शर्ट कोई, जब भी हम बाजार जाते हैं पैसों को खर्च करते हैं तो हमें कोई प्रोडक्ट खरीदा ताकि उसको हम यूज कर सकें, तो वो क्या है, फाइनल गुड, यानी कि अंतिम वस्तु। लेकिन अंतिम वस्तु से पहले उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं लगी,
तो ये वस्तुओं को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, या हिंदी में उसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, तो अब देखा जा रहा है कि अगर आप शर्ट खरीदते हैं तो क्या आपसे ये कहा जाता है कि इसके अंदर क्लोथ का इतना पैसा है, कैंची का खरीदा तो इतना पैसा लगा, सिलाई मशीन का इतना पैसा लगा, और तब कुल जोड़ करके आपको शर्ट का दाम बताया जाता है? ऐसा तो नहीं है। आपको केवल क्या है, शर्ट का दाम बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब प्रोसेस को ये पार कर चुका है। तो हमको इसी तरह इसमें देखो, जैसे हम जब पे करते हैं, जब भी बाजार से खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट ब्रेड खरीदते हैं। दुकान वाला हमको ये तो बिल्कुल नहीं कहता है कि नहीं इस ब्रेड में इतना गेहूं का दाम है, इतना आटे का दाम है, इस तरह तो हमको डिफरेंशिएट करके नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रेड में ऑलरेडी इन सब का जो है वो दाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम मापते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनकी कीमत को जोड़ना ही नहीं है। हमें किसको जोड़ना है? सिर्फ अंतिम वस्तुओं को, यानी कि जो कि प्रोडक्शन को, प्रोसेस को क्रॉस कर चुकी हैं। अब उसको केवल हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को, एक और चीज है, बार बार मैं बोले जा रही हूँ आपको, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। छोटा सा इसमें ये एक डिफरेंस, इसके अंदर गुड्स क्या है, यानी कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो कोई अगर हमें वस्तु दे जिसको कि हम छू सकते हैं, जिसका रूप रंग है, जिसकी आकृति है, वो हो गए वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि अगर कोई फल फ्रूट्स खरीद रहा है या सब्जियां खरीद रहा है पैसे दे करके, यानी पैसे दे करके उसने क्या खरीदा? वस्तु खरीदा। सर्विसेज क्या है कि हम पैसे दे रहे हैं कॉलेज में और वहां पे पढ़ाई वहां से ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं पर बदले में तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ एजुकेशन मिल रही है। तो यहाँ पे जो आपको पैसे के बदले में दिया जा रहा है वो नॉन मटेरियल है, उसका कोई रूप रंग आकृति नहीं है, तो उसको किसके अंदर रखा जाएगा? सेवाओं के भीतर। तो गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं में क्या डिफरेंस है कि वस्तुएं जो होती हैं वो भौतिक पदार्थ होती हैं जिनको खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं, और जो सेवाएं होती हैं वो क्या होती है? नॉन मटेरियल होती है, यानी कि जिसका शेप साइज कुछ नहीं होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं? पैसे पे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया जीडीपी को। ठीक है, वह फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर निवासी हो, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, ठीक है, और देश के निवासी हो, चाहे विदेशी निवासी हो, ये सब मिलकर जो वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसका जो मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ होता है वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको? अब हम पढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट को। वो क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी वो क्या था? जीडीपी था। ठीक है, जीडीपी था। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? जीडीपी पढ़ाया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जी तो सेम है, पर यहाँ पे एन जो है ये सेम नहीं। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट भी जो है वो क्या है? सेम है। तो आखिर क्या डिफरेंस होता है जीडीपी और जीएनपी? ठीक है, बार बार मैं आपको एक चीज पे वहां पे फोकस कर रही थी कि भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी रेजिडेंट हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो, उनके आय का जो जोड़ होता है वही क्या कहलाता है? जीडीपी होता है। पर जीएनपी यहीं पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि किसी देश के निवासियों के द्वारा एक वर्ष में देश के भीतर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजारी मूल्य को दर्शाता है। यानी छोटा सा एक डिफरेंस है। यानी अब इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है कि एक राम नाम का आदमी है, ठीक है, और एक क्या है? विक्टर नाम का आदमी। राम भी जो है वो 100 रुपीज कमा रहा है और विक्टर भी क्या है? 100 रुपीज अर्न कर रहा है। ठीक है, तो राम तो यहाँ का निवासी है और विक्टर जो है वो कहाँ का है? वो बाहर का निवासी है, यानी इंग्लैंड का है। समझिए आप, वो कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड में। यहाँ पे जॉब कर रहा है
और जॉब करके क्या कर रहा है, अपने पैसों को कहाँ भेज देता है, इंग्लैंड भेज देता है। तो जीएनपी जो है यही डिफरेंट है, यानी कि ये अब जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो इस देश में, हमारे देश में रहने वाले जो बाहरी व्यक्ति है जिनकी आय बाहर जा रही है उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जांपल जैसे दो कंपनीज है, अगर दो कंपनी मानो कि एक टाटा है और एक सैमसंग है ना, टाटा है और यहाँ पे सैमसंग, सैमसंग कोरियन कंपनी है। अब टाटा और सैमसंग जो है ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो जब जोड़ होगा जीडीपी तो दोनों की इनकम को जोड़ा जाएगा। लेकिन जब जीएनपी हम कैलकुलेट करेंगे तो केवल हम क्या करेंगे, जो टाटा कंपनी का जो कुल उत्पाद है उसी को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, ये बाहरी कंपनी है जो कि अपने पैसों को क्या कर रही है, बाहर भेज रही है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जब भी जीएनपी हम कैलकुलेट करें हमें क्या देखना है कि हमारे देश के लोग कितना कमा रहे हैं, देश के भीतर या देश के बाहर, इसके अंदर दूसरे देश के लोगों की इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का कोई व्यक्ति दुबई में काम कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है और दुबई में कमा करके ये पैसा को कहाँ भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है। तो अब क्या है, दो कंडीशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि बाई चांस क्या है कि कोई व्यक्ति जो है इंडिया, दुबई का कोई व्यक्ति, इस तरह से समझिए, दुबई का कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, इंडिया में कमा रहा है और अपने पैसे को दुबई भेज रहा है, तो इसकी इनकम को ऐड नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति यूएसए में काम कर रहा है और वो अपने पैसों को क्या कर रहा है, इंडिया में भेज रहा है, तो इसकी इनकम को ऐड करेंगे। यानी कि दो कंडीशन हो सकता है कि भारत देश के अंदर विदेशी लोग कमा रहे हो या हमारे देश के लोग जो है वो बाहर कमा रहे हैं। तो जो भारत देश के भीतर जो व्यक्ति कमा रहा है वो अपना पैसा बाहर भेजेगा, यानी अपने देश में भेजेगा, और हमारे देश का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में कमा रहा है तो वो अपने पैसों को क्या करेगा, इंडिया भेजेगा। तो हमें क्या करना है, नेट जब भी हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, यानी सकल राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, शुद्ध आय को जोड़ते हैं जो कि हमें विदेशों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है इसके अंदर कि यह किसी निवासियों द्वारा एक वर्ष में, इसमें केवल हमारे देश के लोग, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के निवासी एक वर्ष में देश के भीतर यानी इंडिया के भीतर या इंडिया के बाहर जितना भी अर्न कर रहे हैं उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। इंडिया के भीतर अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति है उसके इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल में समझा रही हूँ आपका, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हैं, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इन सब के इनकम को कैलकुलेट करेंगे टोटल, क्योंकि ये देश के भीतर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। पर जब जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे देश के ही जो निवासी जो उत्पादन करेंगे उसी को कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, टाटा, गोदरेज, बजाज, रिलायंस, एलआईसी, ये जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इनके ही इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इनके इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कैसे अगर हमें पता निकालना हो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अगर हमें पता करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे सकल को मैंने बताया था जी, राष्ट्रीय को एन और उत्पाद को पी, है ना, जीडी, और ये टोटल जो था वो क्या था, जीडीपी था। तो जीएनपी को अगर हमें निकालना हो तो बहुत सिंपल सा है, जीडीपी जो पहले हम क्या करेंगे, देश में जितना भी टोटल इनकम आ रहा है, चाहे विदेशी चाहे देशी, जो भी लोग हैं जितना भी इनकम है उसका जोड़ यानी कि जीडीपी को पता कर लेंगे, और जीडीपी को पता करने के बाद हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना,
यानी कि अब हमें इसके अंदर किस चीज को घटा देना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। इसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कैसे निकालेंगे, विदेश से भारतीय निवासियों द्वारा अर्जित आय, यानी कोई अगर दुबई में काम कर रहा है भारत का व्यक्ति, तो वो अपने आय को क्या करेगा, इंडिया ही भेजेगा। तो विदेश से भारतीय निवासियों को द्वारा अर्जित आय माइनस भारत में विदेशी निवासियों द्वारा अर्जित आय। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानते हैं अगर कि जीडीपी हमारा 100 रुपीज आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो अगर कोई व्यक्ति दुबई, हमारा कोई इंडियन व्यक्ति दुबई में क्या कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है। और जो एक इंग्लैंड का आदमी हमारे देश में क्या कर रहा है, 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीडीपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, +50, यानी कि टोटल जीएनपी हमारा कितना हो जाएगा, 150। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट, वो है एनडीपी, जीडीपी जीएनपी। यानी केवल हमने क्या किया, जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, जीएनपी प्राप्त कर लिया। अब एक नया कंपोनेंट आया, वो है एनडीपी। एनडीपी एनडीपी जो है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दें। पर इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले तुमको ये समझना होगा कि मूल्यह्रास होता क्या है। मूल्य का ह्रास यानी मूल्य में गिरावट। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक मोबाइल 10,000 रुपए का खरीदा, ठीक है। तो उसकी जो कीमत आपने चुकाई, खरीदते समय वो 10,000 रुपए है, पर 2 साल इस्तेमाल करने के बाद अगर उसी मोबाइल को आप वापस बेचने जाइएगा तो वो 10,000 का मोबाइल कितने में आपका बिकेगा, 5,000 रुपए में। यानी हमने क्या देखा कि 2 साल में लगातार काम करने के वजह से उसके अंदर क्या हुआ है कि उसके मूल्य में गिरावट आई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कप बनाने वाली कंपनी 50 डिब्बा कप बनाती है, लेकिन उसको रख रखाव करते करते क्या है, 50 में से उसके 2 डिब्बे टूट जाते हैं। तो यहाँ पे दो डिब्बा टूटा, ये क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाएगा। यानी 50 उत्पादन तो 50 पैकेट कप का हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि 2 पैकेट जो है वो टूट गया है। तो यानी कि टोटल जो उत्पादन है वो कितना कहलाएगा, 48 पैकेट कप्स कहीं कहलाएगा। तो मूल्यह्रास मतलब मूल्य में गिरावट। जैसे मशीन है, मशीन खरीदता जाता है और उसको लगातार काम किया जाता है, लगातार उसमें उसको यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, घिसावट होती है, उसकी बार बार मरम्मत होती है। तो इससे क्या हो रहा है, यही सब जो होता है वो किसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है, मूल्यह्रास के अंदर। तो बहुत सिंपल है कि जीडीपी के अंदर हम क्या करना है, अब मैंने आपको उसी समय बताया था कि जीडीपी और ये तुम्हारा क्या है, एनडीपी। तो पीपी सेम है, डीडी सेम है, यहीं पे डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, माइनस डेप कर देना है, यानी डेप्रिसिएशन कर देना है। यानी कि मूल्यह्रास, जो मूल्यह्रास है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस से हम नेट पे आ जाएंगे। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यानी कि मूल्यह्रास को माइनस कर दो। और अगर डोमेस्टिक से नेट पे जाना है तो अभी मैंने क्या बताया कि विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को आप मतलब ऐड कर दो। और विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए मैंने क्या बताया
कि विदेशों से जो पैसा आया और हमारे देश से जो पैसा गया, इसको आपस में हम माइनस करेंगे तो हमें विदेशों से शुद्ध आय जो है वो प्राप्त मिल जाएगा। तो यही इस कंपोनेंट को हमको ध्यान रखना है। जी से एन पे आने के लिए केवल हमको क्या करना है, जी में से क्या करना है, मूल्यह्रास को माइनस कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर एनडीपी को हम कैसे समझते हैं, तो जीडीपी, अभी मैंने बताया कि जीडीपी में से हम किसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, यानी कि मूल्यह्रास को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा। ठीक है, मूल्यह्रास क्या हो रहा है, जैसे मूल्यह्रास का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू को रिड्यूस होना। ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू को क्या होना, रिड्यूस होना। जैसे मशीन जो है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मशीनों में होता है, यानी लगातार हम मशीनों में काम करते हैं तो उसके अंदर घिसावट होती है। बिल्डिंग्स जो होती हैं, नई बिल्डिंग की कीमत ज्यादा होती है, रहते रहते क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो है लगातार इस्तेमाल करने से उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी घट जाती है। तो ये सब जो है इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन या मूल्य का ह्रास। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एनडीपी। नेक्स्ट है एनएनपी। अब हमारा क्या आया, एनएनपी। एनएनपी, अब देखो, अभी मैंने आपको एनडीपी पढ़ाया है, अब एनडीपी से हमको क्या करना है, एनएनपी पे जाना है। मैंने अभी तुमको बताया कि नेट से नेट सेम है, पी से पी प्रोडक्ट सेम है। अब क्या है यहाँ पे एनएनपी में क्या करना है कि इसको इससे करना है, यहाँ पे जीएनपी से जाते हैं, जीएनपी, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसको हमको क्या पता करना है, हमें एनएनपी पता करना है। तो पीपी सेम है, एन नेट सेम है, और ग्रॉस से हमको नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे बताने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, यानी कि माइनस क्या करेंगे, मूल्यह्रास करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी प्राप्त हो जाना है। यानी कि अगर हमें एनएनपी को जानना है, एनएनपी पता लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले जीएनपी को पता लगाना होगा। जीएनपी में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, और जब इसको हम माइनस करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ बताया कि अगर हमें जीएनपी में से मूल्यह्रास को अगर हम घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही 4 मेन कंपोनेंट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा, जीएनपी, सबसे पहले जीडीपी, तो आज यही कुछ हमने मेनली जो कंपोनेंट्स है उसको पढ़ा है। तो इन सब कंपोनेंट्स को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फर्दर ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।